हम्म। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर चैनल पर। तो जैसे कि हिंदी के क्लास में हमारी शब्द के भेद का टॉपिक चल रहा था। तो शब्द के भेद जो हमारा अब जो चौथा था, तो शब्द के भेद का हमारा पहला पॉइंट था सार्थक। तो कुछ चार भागों में हमने डिवाइड किया था। लास्ट जो हमारा भाग आता है वो आता है रूपांतर के आधार पर। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद को दो भागों में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से थे? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और कहते हैं विकारी शब्द की। तो विकारी शब्दों को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो विकारी शब्दों को भी चार भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में। इसके बाद अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्दों को भी चार भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहले प्रथम में विकारी शब्द। तो कौन सा? रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। जो पॉइंट हमारा चौथा वो अगर रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद दो होते हैं। भेद दो होते हैं, वो कौन कौन से दो होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला था हमारा विकारी शब्द। जो पहला था वो होता है हमारे कौन सा? तो आता विकारी शब्द। फिर बात करते हैं दूसरा कौन सा था? दूसरा हमारा था अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद को कितने भागों में डिवाइड किया गया? दो। कौन सा? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब बात करें विकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द किसे कहते हो? तो लिंग वचन पुरुष के अनुसार जिस शब्द जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। इसी के जस्ट अपोजिट हमारे क्या होगा? जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो डिफिनेशन देखते हैं। लिंग वचन, लिंग वचन और लिंग वचन और कारक के कारण, लिंग वचन और कारक के कारण जिन शब्दों का या फिर जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन या फिर बदला जा सके, परिवर्तन या फिर परिवर्तन किया जा सके या फिर बदला जा सके, तो उन्हें उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन किया जा सकता है वे हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें तो उदाहरण के तौर पर हमें क्या है? अगर इसी का एग्जांपल देखें हम लोग, उदाहरण, तो उदाहरण में क्या आएगा? जैसे अगर तुम, वह, बालक, तुम, वह, बालक। तो ये हो गया हमारा विकारी शब्द। जिन लिंग वचन और कारक के अनुसार जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है वे हमारे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। अब बात करते हैं विकारी शब्दों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो विकारी शब्दों को चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा था? संज्ञा। फिर बात करते हैं सर्वनाम की, विशेषण और क्रिया। और चौथा हमारा कौन सा था? तो क्रिया। तो ये विकारी शब्द। अब बात करते हैं अविकारी शब्दों की। तो इसका जस्ट अपोजिट लिंग वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता वे हमारे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखते हैं जिन शब्दों के रूपों में, जिन शब्दों के रूपों में लिंग वचन
लिंग वचन और कारक के अनुसार और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। वे हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो जिन शब्दों के रूपों के रूपों में लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वे हमारे क्या कहलाते हैं? वे हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एग्जाम्पल हो गया हमारे ऐसे, उदाहरण क्या कहता है? तो उदाहरण है जैसे आगे, पीछे, यहाँ, वहां। ये हो गया एग्जाम्पल। तो अब बात करते हैं अविकारी। तो अविकारी शब्दों को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो अविकारी शब्दों को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अविकारी शब्दों को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला कौन सा आता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक। संबंध बोधक। तीसरा आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और लास्ट में जो चौथा तो आता है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक। तो रूपांतर के आधार पर क्रिया के रूपांतर के आधार पर शब्द के वेदों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब बात करते हैं पहला जो आता है विकारी शब्द, किसे कहते हैं? तो लिंग वचन कारक के अनुसार जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी उन्हें बदला जा सकता है, वे हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो विकारी शब्दों को 4 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसी तरह बात करें अविकारी शब्द की, तो अविकारी शब्दों को जिन शब्दों के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता इन शब्दों के रूपों में, वे हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और आता है हमारा विस्मय आदि बोधक। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हमारा पहला जो आता है पता है विकारी शब्द के अंदर पहला जो संज्ञा। तो आज से हमारी संज्ञा की क्लास स्टार्ट होगी। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं विकारी शब्द के अंतर्गत जो हमारा आता हुआ था संज्ञा। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था संज्ञा। संज्ञा यानी कि बोले तो नाउन। नाउन तो संज्ञा। तो हमारा पहला पॉइंट क्या आता है?
पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि संज्ञा, सबसे बड़ा संज्ञा, संज्ञा किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो हमारा अगर क्वेश्चन बना कि संज्ञा किन दो शब्दों से मिलकर, पहली बात तो संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना तो होता है, वो कौन से दो शब्द है, तो कौन से दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो हमारा तो बनता है हमारा सम प्लस ज्ञा, किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है तो वो तो सम प्लस ज्ञा, सम प्लस ज्ञा। तो सम का अर्थ क्या होता है, सम का अर्थ होता है सम्यक, और ज्ञा का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। तो क्या हुआ, सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, तो टोटल क्या हुआ, सम्यक ज्ञान। अब बात करते हैं संज्ञा से दो शब्दों से मिलकर बन गया, कौन कौन से, सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ क्या होता है हमारा, तो सम का अर्थ होता है हमारा सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। अब बात करते हैं संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो अगला पॉइंट बनता है हमारा कि शाब्दिक अर्थ। तो संज्ञा शब्द का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। क्या होता है, नाम। इतना क्लियर हो गया कि संज्ञा किन दो शब्दों से मिलकर बनता है, तो सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, सम्यक ज्ञान। अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या कहती है। जो अगला पॉइंट आता है हमारा क्या कहता है, तो किसी, अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी क्या कहती है, तो किसी किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, स्थान, भाव, गुण, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था आदि, एवं अवस्था आदि के, एवं अवस्था आदि के, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था आदि के नाम को बोध कराने वाली, बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा कहलाते हैं। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव, गुण एवं अवस्था के आदि के नाम को जो बोध कराते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वही शब्द हमारे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है, किसी के लिए, किसी के लिए प्रयुक्त, किसी के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द, होने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। तो किसी के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो किसी के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो डिफरेंशियल में क्लियर हो गए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण एवं अवस्था के आदि के नाम को बोध करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। या फिर बोले तो शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो किसी के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। अब अगर इस एग्जाम्पल में अगर उदाहरण देखें तो उदाहरण में क्या कहते हैं, जैसे उषा, गुलाब, उषा गुलाब, पाटलिपुत्र, उषा गुलाब पाटलिपुत्र, बचपन। और एग्जाम्पल से मनुष्य और मूर्खता आदि, मूर्खता आदि, ठीक है। वो संज्ञा, तो संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बनी है, कौन, सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ क्या होता है, सम्यक, सम का अर्थ होता है हमारा सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। तो टोटल क्या बना,
सम्यक ज्ञान। तो और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। इसका मतलब परिभाषा की तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव प्रयोग अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ये तो अगर शॉर्ट फॉर्म में किसी के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ गया उषा, गुलाब, पाटलिपुत्र, बचपन, मनुष्य, दुर्गता आदि। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद की संज्ञा के भेद की तो हिंदी में संज्ञा के हिंदी में संज्ञा के 3 भेद हैं। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो 3 भेद कौन कौन से हैं? पहला तो व्यक्तिवाचक, फिर बात करते हैं जातिवाचक की, लास्ट में जो हमारा था वो था भाववाचक। हिंदी में भी सबके अलग अलग तर्क हैं। अलग अलग तर्क के साथ संज्ञा के भेदों को बांटा गया है। किसी ने कहा संज्ञा के 3 भेद हैं तो किसी ने संज्ञा के 5। जिन्होंने संज्ञा के 3 भेदों को बताया है उन्होंने जातिवाचक और समूहवाचक को द्रव्यवाचक और समूहवाचक से जातिवाचक के अंतर्गत रखा है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर वो भी डाउट क्लियर कर दें। तो हमारा संज्ञा क्लियर हो गया कि संज्ञा किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? सम प्लस ज्ञान। सम का अर्थ क्या होता है? सम्यक, और ज्ञा का अर्थ होता है हमारा ज्ञान। अगर बात करते हैं संज्ञा के शाब्दिक अर्थ की, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा नाम। तो किसी के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। इतना रिपीट हो गया। अब बात करते हैं अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा क्या कहता है? अगर हम एक नोट लगाएं, अभी मैंने बताया कि हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। एक नोट लगाते हैं। कितने का नोट लगेगा पता नहीं। तो बात करते हैं नोट की। तो इसमें क्या कहता है? अधिकांश, अधिकांश व्याकरण के विद्वानों ने व्याकरण के विद्वानों ने अधिकांश व्याकरण के विद्वानों में मतभेद है। वो मतभेद क्या है? अधिकांश व्याकरण के विद्वानों में मतभेद है। तो जैसे पहला पॉइंट आता है कुछ विद्वान, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कुछ विद्वान। कुछ विद्वान संज्ञा के 5 भेद बताते हैं। संज्ञा के 5 भेद बताते हैं। तो कुछ विद्वान संज्ञा के 5 भेद बताते हैं। तो अधिकांश व्याकरण के विद्वानों में मतभेद है। क्या मतलब? तो कुछ विद्वान संज्ञा के 5 भेद बताते हैं। वो कौन कौन से? तो पहला था हमारा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक
जो पांचवी हमारी आती है वो आती है हमारी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा तो कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 5 विकल्प बताए, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, प्रवाचक और समूहवाचक। अब अगली बात करते हैं, जो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जो लोग संज्ञा के 3 भेद बताते हैं, तो जो लोग संज्ञा के 3 भेद बताते हैं वे समूहवाचक संज्ञा वे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को और द्रव्यवाचक संज्ञा को तो जो लोग संज्ञा के 3 भेद बताते हैं वे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। अंतर्गत रखते हैं तो संज्ञा के 3 भेद जो जो लोग संज्ञा के 3 भेद बताते वे समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद बताए गए। जब बात करें टोटल की, जब कुछ भी ना दिया, अगर एक नोट लगा लें, एक नोट फिर से लगाते हैं, तो जब कुछ ना दिया हो, जब कुछ ना दिया हो, केवल जब कुछ ना दिया हो, केवल संज्ञा के भेद पूछे, संज्ञा के भेद पूछे तो हमें संज्ञा के 5 भेद बताने हैं। तो हमें संज्ञा के 5 भेद बताने हैं। अगर उसने दे दी उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, फिर यदि पूछेगा व्युत्पत्ति के आधार पर तो संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो संज्ञा के 3 भेद। जब अगर कुछ ना दिया हो तो संज्ञा के भेद पूछे तो हमें कितने बताने? 5 बताने। तो नोट पे पहले अधिकांश वैकल्पिक के विद्वानों में कुछ मतभेद थे। कौन कौन से मतभेद थे? वो कुछ विद्वान संज्ञा के 5 भेद बताते हैं, उनमें कौन कौन से आते हैं? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। अगले जो लोग संज्ञा के 3 भेद बताते हैं, तो क्लियर हो गया कि 5 भेद। जो लोग संज्ञा के 3 भेद बताते हैं वे समूहवाचक, द्रव्यवाचक इसके अंतर्गत रखते हैं। समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो अगर नोट जब कुछ भी ना दिया हो, केवल संज्ञा के भेद पूछे हो, तो हमें कितने संज्ञा के 5 भेद बताने हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेदों की। तो अब हमारा जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद में अगर देखें तो पहले हम इनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे।
पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी बात है, दूसरी जो हमारा आता है वो आता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है वो आता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के बाद पहला था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब बात करते हैं जातिवाचक। जातिवाचक को दो भागों में डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन से आता है? तो पहला था हमारा समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के भेद को तीन भागों में डिवाइड, जातिवाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक को हमने दो भागों में डिवाइड किया, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं, अगर कुछ एग्जाम्पल में देख लें व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसा, तो जैसे कि किसी का नाम, जैसे भारत और रमेश, ये भी जो भी स्वर में अकेला, उसे क्या कहते, उसमें क्या है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात करें जातिवाचक संज्ञा में, जैसे लड़का और जंगल, लड़का है ना तो कोई भी हो सकता है, नाम तो पता नहीं, अगर नाम पता तो व्यक्तिवाचक अंतर क्या आ जाए। इसी से बात करते हैं भाववाचक की, भाववाचक में क्या है, मिठास और मित्रता, मिठास हो गया, मित्रता हो गई। अब बात करते हैं समूहवाचक में, यानी कि झुंड, इसमें होगा जैसे भीड़ हो या फिर सभा, वो किसके अंदर आएगी, तो वो एक समूहवाचक की। अब बाकी द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में लिक्विड चीजें जैसे कि तेल, आटा और दूध, तेल, आटा और दूध, तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं पहला मेरा संज्ञा के लिए होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कितना आता है, पहला हमारा क्या आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की डिफिनेशन क्या होती है, जिस शब्द में, जिस शब्द में, जिस शब्द में किसी एक ही व्यक्ति अथवा, किसी एक ही व्यक्ति अथवा, जिस शब्द में किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है, व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है, वस्तु का बोध होता है। तो जिस शब्द में किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला पॉइंट इसका कहते हैं, इसका बहुवचन, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में देखें तो, एग्जांपल क्या कहते हैं, उदाहरण अगर देखें तो, उदाहरण में क्या है हमारा, जैसे प्रयाग, संध्या, प्रयाग संध्या, द्वारका, द्वारका, काशी आदि। तो व्यक्तिवाचक में जिस जिस शब्द में किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका बहुवचन रूप नहीं बनाया जा सकता है। जो भी स्वर में, अगर अगला पॉइंट लिखे तो, अगर एक पॉइंट लिखे जो भी स्वर में अकेली हो, ये भी लिख सकते हैं, जो विस्वर में, जो विश्व भर में अकेली हो,
अकेली हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो विश्व में अकेली उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इन नोटों को लिए अदर एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लेके समझाएं। तो देखते हैं एग्जाम्पल में, और या फिर नोट डालें व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे। तो जैसे हमारा क्या, नदियों के नाम, नदियों के नाम। तो नदियों के नाम में, जैसे नदियों के नाम में आ गया, जैसे हमारा क्या, गंडक, गंडक नदी, फिर अगर कोसी नदी है और यमुना, गंडक, कोसी और यमुना। फिर अगर हम देख लें नदियों के नाम हो गए, फिर आता हमारा झीलों के नाम, झीलों के नाम, झीलों के नाम में हो गए जैसे डल झील और बैकाल झील, डल झील और बैकाल झील। फिर हो गया हमारा जैसे गांव के नाम। अगला पॉइंट क्या कहते हैं, गांव के नाम। गांव के नाम में जैसे हो गया हमारा कोटवा, कोटवा हो गया, पांड्या पार, ये हमारे गांव के नाम हो गए। कुछ इस तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आता है नगरों के नाम, नगरों जैसे सर जौनपुर, प्रयागराज, कानपुर, ये हो गया। महादेशों के नाम भी किसमें आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, महादेशों के नाम। महादेशों के नाम में जैसे एशिया हो गया, या फिर महाद्वीप हो गया, यूरोप, एशिया हो गया, यूरोप हो गया। फिर बात करते हैं देशों के नाम में, देशों के नाम, देश जैसे चीन, भारतवर्ष, अमेरिका, कनाडा। फिर लास्ट होता है ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम भी किसमें आते हैं, तो वो भी आते हैं व्यक्तिवाचक। अदर भी आता है, जैसे व्यापार के नाम हो गए, वो भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। व्यक्तियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, इस तरह से याद करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमको समझ में आएगी। जैसे चंद्र, ग्रह हो गया, रोहिणी हो गया, सूर्य, सूर्य ग्रह। तो ये हो गया हमारे ग्रहों के नाम। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने लिखी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में एग्जांपल में नोट के तौर पर समझेंगे तो नदियों के नाम आएंगे, तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। ग्रहों के नाम आएंगे, पशु पक्षियों के नाम आएंगे, झीलों के नाम आएंगे, देश हो गए, महाद्वीप हो गए, महादेश हो गए, फिर जैसे नगर हो गए, गांव हो गए। ये सारे अगर कोई पर्सनली नाम दिया हो, जो विश्व में अगर जैसे हिमालय, विश्व में एक
वो हमारा क्या आएगा व्यक्ति। अगर दे दे पहाड़, कौन सा पहाड़ है ये तो पता नहीं, अगर उसका पर्टिकुलर एक नाम दे दिया जाए, एक नाम दे दिया जाए, तो अब जैसे हमने नगर से ले लिया, हमने नगर, तो वो नगर ये तो नहीं पता कौन सा नगर है, उसका एक पर्टिकुलर अगर एक नाम दे दिया जाए तो मेरे व्यक्ति, तो हमारा व्यक्तिगत संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बोला लड़का, अगर लड़का का नाम हुआ, नाम अगर निकल नहीं रहे तो वो व्यक्तिगत संज्ञा का अगर लड़का दिया है, लड़का हमारा किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसी तरह समझने का अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले कुर्सी, कुर्सी की कई वैरायटी आती है, अगर केवल कुर्सी ऊपर रखेंगे तो कुर्सी हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। कुर्सी का पर्टिकुलर नाम जैसे आती है नीलकमल, तो नीलकमल अगर कुर्सी का पर्टिकुलर नाम दे दिया गया तो हमारा किसमें आएगा, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर कुर्सी दिया है तो हमारा वो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो संज्ञा के आगे भेद होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे।